औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमेशा यही पूछती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर दिन हमें अल्लाह ताला की तौफीक से एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने लिए कुछ करें और जो हमने पास्ट डे पे पिछले दिन जो गलतियाँ की होती हैं उनको करेक्ट करें। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कल से बेहतर करने की कोशिश की होगी आज का दिन। इंशाल्लाह टुमारो कोशिश करेंगे कि आज से कुछ बेहतर अल्लाह ताला के लिए, अपने दीन के लिए कुछ अच्छा करें, अपनी आखिरत के लिए कुछ अच्छा करें। कल जो हमने क्लास पढ़ी थी, कुछ लोगों ने लाइव अटेंड की थी। जिन्होंने लाइव अटेंड की थी आई होप कि उन्होंने नोट्स बना लिए होंगे, जिन्होंने नहीं की थी उन्होंने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। अभी शुरू की अहादीस हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो क्योंकि वो पाइल अप होती जाएंगी रूलिंग्स, उसमें फिर मिक्स होने का बहुत खतरा होता है, तो इसलिए कोशिश करेंगे साथ के साथ, इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी हदीसें कवर करें ताकि आप इजीली उसको ग्रिप करें और उसको याद करके उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। कल हमने 5 अहादीस की थी, आज इंशाल्लाह हम उससे आगे शुरू कर लेंगे। आप अपने अपने पीडीएफ देख लीजिए। कल हमने की थी ये सूट शेयर वाली भी हो गई थी, और जस्ट सेकंड, हाँ जी, आज हमने ये देखें, ये वाली हमने कल लास्ट की थी, जिसमें जाबिर इब्ने अब्दुल्ला और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो स्टोरी थी, ऊँट वाली, ठीक है। और आज हम ये जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और हदीस करेंगे। मैं ट्रांसलेशन निकाल लूँ, एक सेकेंड जी। अच्छा, अब 653 नंबर आज हम हदीस कर रहे हैं, जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इन्हीं से, यानी पिछली भी हदीस इन्हीं से रिवायत थी और ये भी इन्हीं से रिवायत है कि हम में से किसी शख्स ने अपना गुलाम मुदब्बर कर दिया, इस गुलाम के सिवा इसके पास और कोई माल नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम को बुलवाया और इसे फ़रोख्त कर दिया। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। अब क्योंकि जो हमारा चैप्टर है उसमें हम क्या दो तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक वो कि ट्रेड के अंदर शराइत क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, और वो कंडीशंस होंगी तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आगे प्रोसीड करेगा। वो कंडीशन नहीं होंगी, यानी जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, कंडीशन क्या है कि जैसे वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह ट्रेड के अंदर एक कंडीशन हमने जो पढ़ी थी वो म्यूचुअल कंसेंट थी, कि म्यूचुअल कंसेंट, अगर कोई जो बेच रहा है वो चीज़ बेचना नहीं चाहता या जो खरीद रहा है वो खरीदना नहीं चाहता, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है पैसों के ऊपर किसी भी चीज़ पे, तो आपका ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो प्रोसीड ही नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ रही है, यानी एक तो हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, दूसरी हम वो ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या शरीयत ने हमें पहले ही बता दी हैं कि ये वाला ट्रांजैक्शन में अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा भी तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है। जैसे कल हमने डॉग्स का पढ़ा था, फिर हमने जो अर्निंग थी प्रोस्टिट्यूट्स की वो पढ़ी थी, और साथ में हमने जो काहिन यानी सूदसेयर्स जो थे उनकी अर्निंग के बारे में पढ़ा था कि ये परमिसिबल नहीं है। इसी तरह अल्कोहल की सेलिंग को, आइडल की सेलिंग को, जो पोर्क है उसकी सेलिंग को, इस किस्म की जो भी हराम चीज़ें थी उनकी सेलिंग के ऊपर जो सेल परचेज है वो भी वैलिड नहीं है। अब आज हम ये बात कर रहे हैं कि जो स्लेव है, यानी बेसिकली ये स्लेवरी या जो गुलाम होते थे ये एक तरह से एक प्रॉपर्टी होते थे, और ये इस्लाम के आने से पहले से एक सिस्टम चला आ रहा था अरब के अंदर, बल्कि ऑलमोस्ट आप समझें कि उस वक्त की जो नॉन दुनिया थी उसके अंदर ये स्लेवरी बड़ी कॉमन थी। और काफ़ी टाइम तक, यानी ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है, लेकिन ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी तक अगर आप अफ्रीका या मुख्तलिफ और भी मुल्क देखें इस किस्म के जो अंडर डेवलप कंट्रीज थे वहाँ पर स्लेवरी चलती थी। बट एंड आई एम श्योर कि स्टिल अभी भी बहुत सारी ऐसी छोटी जगहें होंगी दुनिया में, जो कि मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती नाम से, जहाँ पर अभी भी स्लेवरी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में चल रही होगी। सो द पॉइंट इज दिस कि यहाँ पर जो हमें इस हदीस को यहाँ बुलुगुल मराम में जो ट्रेड ट्रांजैक्शन का चैप्टर है उसमें मेंशन करने की रीज़न ये है कि ये एक साहब थे, यानी एक अंसारी थे ये बेसिकली, जिन्होंने अपने स्लेव से वादा किया था कि जब वो इंतकाल कर जाएंगे, यानी जो मास्टर थे वो इंतकाल कर जाएंगे तो स्लेव आज़ाद हो जाएगा। अब ये जो सारी सिचुएशन है इसको यहाँ पर उर्दू में मुदब्बर का वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं आपको 3 कैटेगरीज बता दूं कि स्लेव्स जो होते थे पुराने ज़माने में, गुलाम, उनकी 3 कैटेगरीज होती थी। एक होते थे मुकातिब, ठीक है। मुकातिब जो है वो क्या, वो कौन सा स्लेव होता था, ये हम आज ही एक और हदीस पढ़ेंगे जिसमें मुकातिब वाला स्लेव भी हम पढ़ लेंगे। सो मुकातिब वो स्लेव होता था, वो गुलाम होता था जो अपने मास्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था कि वो एक आप समझें कि एक डील कर लेता था कि मैं इतने पैसे आपको दूंगा और आप मुझे आज़ाद कर देंगे। तो बेसिकली वो अपनी ही जो अपने आप की अपनी फ्रीडम को परचेज कर लेता था।
ठीक है, तो मुकातिब वो स्लेव होता था जो अपने मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता था कि मैं इतने पैसों के अंदर इतने महीनों में या इतने सालों में आपको वो पैसे दे दूंगा। और मास्टर उसके ऊपर जो भी बार्गेनिंग होती थी, उनकी डिस्कशन होती थी और उसके ऊपर डील फाइनल हो जाती थी। और जब जो स्लेव है वो इतने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो स्पेसिफिक अमाउंट पे कर देता था तो मास्टर उसको फ्री कर देता था, यानी ऑटोमेटिकली जब उनकी डील हो जाती थी, मास्टर को पैसे मिल गए, तो ऐसा स्लेव जो है उसको मुकातिब कहते थे। ठीक है, अब इस हदीस में उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं उसमें मुदब्बर का वर्ड आया है। मुदब्बर वो स्लेव होता था जिसका मास्टर उससे ये वादा करे कि जब मास्टर मर जाएगा तो जो स्लेव है वो खुद ब खुद फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड कैटेगरी की बात हो रही है जो इस हदीस के अंदर। थर्ड कैटेगरी हमारे पास किन के नाम से आती थी, जो कि एक रेगुलर स्लेव होता है जिसका कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या कोई कंडीशन इसके साथ अटैच नहीं होती, नॉर्मल जो एक रेगुलर होते थे वो किन कहलाते थे। ठीक है, तो ये जो बंदा था, यानी ये जिसने वादा किया, ये एक अंसार शख्स था जिसने वादा किया कि जब मैं मर जाऊंगा अपने स्लेव से तो उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक, आप समझें कि पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं था लेकिन एक इनकी डील थी। अब हुआ ये कि जब उसका इंतकाल हो गया तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्लेव था वो उसको बेच दिया, और बेच के जो पैसे थे उसको कहीं यूज़ किया। अब इसके ऊपर जब हमें फर्दर हम नरेशंस मुख्तलिफ इस सिचुएशन की देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कुछ नरेशंस में मेंशन ये है कि ये जो शख्स था ये कर्जदार था, और इसके यानी जो मास्टर था बेसिकली उसने कर्ज लिया हुआ था किसी से, और कर्ज लेने के बायस उसके पास प्रॉपर्टी कोई और नहीं थी। लिहाजा जब उसका इंतकाल हुआ तो आइडियली तो जो स्लेव था उसको फ्री हो जाना चाहिए था क्योंकि ये डील हुई हुई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा कि जब हमने जनाजे वाला सेक्शन किया था तो उसमें बड़ी डिटेल में हमने कर्ज, अगर इंतकाल हो जाए किसी का और उसका डेट हो, यानी उसके ऊपर किसी का कर्ज हो, तो हमने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। तो लिहाजा दूसरी नरेशंस में हमें पता चलता है कि ये जो शख्स था इंतकाल जिसका हुआ था उसके ऊपर कर्ज था और उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं थी, लिहाजा उसकी उस कर्ज को उतारने के लिए जो उसका स्लेव था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आगे बेच दिया, और बेच के जो पैसे मिले थे उससे फिर उस शख्स का कर्ज अदा किया गया। ठीक हो गया, तो पहली चीज हमें इसमें ये पता चलती है कि अगर इस किस्म की सिचुएशन, क्योंकि अगेन ये यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए बताई जा रही है, अब स्लेवरी उस तरह नहीं है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में जहां पर कर्ज की अदायगी या डायर नेसेसिटी हो तो उस केस में स्लेव को सेल किया जा सकता है। ऐसे मुदब्बर सेल जो जिसके साथ प्रॉमिस भी किया हो उसको सेल किया जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जनाजे वाले सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इंतकाल होता है और अगर किसी शख्स की वसीयत होगी और उसके साथ में जो इनहेरिटेंस वाले जो वारिस हैं वो भी मौजूद हैं, वसीयत और वारिस दोनों मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये सारी वसीयत पे अमल करने से पहले और इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो उसका कर्ज है, पहले उसने जो प्रॉपर्टी छोड़ी होगी उसमें से सबसे पहले कर्ज अदा किया जाएगा। कर्ज अदा करने के बाद उसकी इनहेरिटेंस और वसीयत को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक हो गया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर बहुत इस किस्म की सिचुएशन हो कि कर्जदार है और उसके पास कोई एसेट नहीं है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो स्लेव था वो सेल करके और जो पैसे थे उससे कर्ज अदा कर दिया था। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो बहुत सारे लोग आप देखें आजकल के ज़माने में, लोगों को ये बिल्कुल ख्याल ही नहीं होता कि उन्होंने मरना है, और मरने के बाद ये कितनी एक डेस्परेट सिचुएशन है जिसके अंदर अगर कर्ज नहीं अदा किया जाएगा। नहीं, आपको याद होगा कि हमने जनाजे वाले में वो हदीसें भी पढ़ी थी जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा नहीं पढ़ाया था। उन्होंने सहाबा को कहा था कि तुम पढ़ा दो, लेकिन उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ाया था ऐसे शख्स का जिसको जो कर्जदार था। और फिर एक सिचुएशन में एक सहाबी ने वादा किया था कि मैं ये कर्ज अदा कर दूंगा। तो लिहाजा जो आजकल की सिचुएशन में लोग एक दूसरे के पैसे खा जाते हैं या उन्होंने पैसे देने होते हैं और उनके पास पैसे होते भी हैं उसके बावजूद वो पेंडिंग में डालते हैं। बहुत सारी, यानी जैसे हम प्रोफेशनल्स हैं, हम काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी पेमेंट्स ड्यू होती हैं और वो पेमेंट्स लोग नहीं देते, यानी उनको कोई इसमें आप समझें कि कोई बुराई नज़र नहीं आती कि ठीक है कोई नहीं हमने पैसे खा लिए तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। और ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ज़्यादा नॉर्म बन चुका है कि लोग एक दूसरे के पैसे खा जाते हैं, जो पेमेंट्स करनी होती हैं, जो वादे किए होते हैं, और उनके पास ऐसा नहीं है कि वो बैंकरप्ट हो गए, उनके पास पैसे होते हैं लेकिन वो पैसे नहीं देते। तो इस सिचुएशन में इस हदीस से हमें पहली चीज़ तो एक रिमाइंडर मिलता है कि अगर कोई कर्जदार है तो उसको अपना कर्जा अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि चुका दे, और अगर वो नहीं चुका पाता तो उसके मरते साथ ही उसकी जो भी लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले उसका कर्ज चुकाया जाता है और उसके बाद फिर उसकी वसीयत या बाकी चीज़ों पर अमल किया जाता है। ठीक हो गया, सो ये प्राइमरीली एक स्लेवरी से रिलेटेड चीज़ थी जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर एक फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी। अगली हदीस पे हम आ जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है ये भी, हमने अगर आपको याद हो तो बाबू तहारा में ये बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है लेकिन अब न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये रिपीट में आ रही है। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से रिवायत है कि एक चूहिया, फीमेल माउस को कहते हैं, घी में गिरकर मर गई। इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया तो जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे निकाल कर बाहर फेंक दो और इसके इर्द गिर्द का घी भी बाहर डाल दो और बकिया इस्तेमाल कर लो। बुखारी की यह हदीस है। नसाई और अहमद ने इतना इजाफा नकल किया है कि मुंजमद घी में, यानी सॉलिड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो ये बड़ी एक रेगुलर सी प्रैक्टिस है आजकल के दौर में। हमारे घरों में तो ऑब्वियसली चूहे या इस किस्म की चीज़ें नहीं आती हैं इस तरह, लेकिन जो अभी भी लोग गांव में रहते हैं या ओपन जिनके घर हैं, उनके यहाँ पर छोटे शहरों में इस किस्म का मसला होता है कि ड्रेन्स में से या इर्द गिर्द से चूहे आ जाते हैं और फिर वो चीज़ें ख़राब करते हैं। और स्पेशली जो गले के गोदाम होते हैं या जहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो बल्क में हैंडल कर रहे होते हैं लोग, या जो खुली शॉप्स होती हैं वहाँ पर आपने देखा है कि चावल या ये जो बोरियां वगैरह होती हैं, घी के कनस्तर होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती हैं, वहाँ पर भी चूहे घुस आते हैं। तो इसको ट्रेड ट्रांजैक्शन के सेक्शन में डालने की रीज़न ये है कि ये सिचुएशन घरों में तो हो ही सकती है, लेकिन ये प्रोफेशनली अगर कोई कारोबार कर रहा है और उसके कारोबार के अंदर, यानी वो घी का कारोबार कर रहा है, वो कोई भी ऐसी चीज़ का कारोबार कर रहा है जो खाने पीने की है, और उसमें चूहा गिर के मर गया, तो क्या रूलिंग होगी, यानी इसके ऊपर क्या रूलिंग लगेगी। तो ये बुक ऑफ तहारा में मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाई हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसको एक रिव्यू दे देती हूँ दोबारा से नए स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर लेट्स अज्यूम के कोई जो है शख्स वो कारोबार कर रहा है घी का, या घी जैसी कोई भी चीज़, जैसे जैम होता है, दही होती है, यानी जो ऐसे थोड़ी सी सॉफ्ट हो लेकिन सॉलिड हो, यानी बटर हो गया, आपका जैम हो गया, ये क्या होता है कंसिस्टेंसी इनकी, जैसे स्कूप आउट आप इसको कर सकते हैं। आइसक्रीम भी हो सकती है, वैसे आइसक्रीम में तो खैर वो चूहा फ्रीज ही हो जाएगा, लेकिन ये कि इस किस्म की कोई भी चीज़ है उसके अंदर अगर चूहा गिर गया है, तो इसके अंदर क्या मसला है कि कोई कमर्शियल लेवल पे, यानी घरों में तो आप ये करेंगे ना कि अगर आपकी एक हांडी के अंदर या किसी चीज़ में गिर गया, आप पूरी फेंक देते हैं खवतीन, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी होती है तो आप उठा के फेंक देते हैं। लेकिन जब आप कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, इवन रेस्टोरेंट के अंदर भी ऐसा हो सकता है, कहीं पर भी ऐसा हो सकता है, तो वहां पर ये रूलिंग आपकी ट्रेड यानी बिजनेस में काम आ रही है कि ऐसी सिचुएशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड से मुराद ये कि ऑब्वियसली वो पत्थर नहीं है, लेकिन स्कूप आउट हो सकती है, तो ऐसे केस में अगर वो चूहा गिर के मर गया है, तो आपने क्या करना है कि उसके इर्द गिर्द का घी या जैम या बटर या योगर्ट या वटेवर जेली है, कोई भी चीज़ है जो स्कूप आउट हो सकती है, आपने उसको एक तो वो चूहा निकाल के आप फेंक दें, और प्लस उसके इर्द गिर्द का एटलीस्ट एक एरिया जितना उसकी बॉडी से टच हुआ हुआ है, उसको आप स्कूप आउट करके फेंक दें। और बाकी जो आपके पास पीछे चीज़ बची है, चाहे वो घी है, चाहे वो आइसक्रीम है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आपने उसको सेंटर से स्कूप आउट कर दिया तो उसके जर्म्स और उसकी चीज़ें उसके साथ फेंक गई, और बाकी सारी जो आपकी पीछे कमर्शियल प्रोडक्ट है वो सेफ है, वो ख़राब नहीं हुई। इसको आप खुद भी खा सकते हैं, इसको आप बेच भी सकते हैं, यानी यहाँ पर बेचने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि ये अगर किसी के बिजनेस वाले सिचुएशन में हो गई है, तो उस केस में इस्लामिकली आप इसको बेच सकते हैं, ये प्रोडक्ट आपकी ख़राब नहीं हुई, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर डाला गया है। ठीक हो गया। तो यानी हमने क्या बात की थी कि जो आपके लिए खुद इस्तेमाल करने के लिए परमिसेबल नहीं है वो आप बेच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो आपने जो सराउंडिंग का एरिया है वो निकाल के फेंक देना है, और जो एनिमल है यानी जो भी चूहा है उसको भी निकाल के फेंक दिया, और उसके बाद आप जो बाकी बचा है जो अनटच्ड है, रिमेनिंग है, वो आप खा सकते हैं। तो जो आप खुद कंज्यूम कर सकते हैं वो आप फिर आगे सेल भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये सिचुएशन आपको प्रैक्टिकली ऐसे लोगों के लिए बड़ी मुफीद है जो कि खाने पीने में ऐसी चीज़ों का कारोबार करते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए ड्राई चीज़ में तो इतना मसला नहीं है, वेट के अंदर मसला होता है, तो वेट के अंदर जो सॉलिड वाली चीज़ है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब आगे एक और हदीस आएगी जिसमें लिक्विड की बात भी आएगी, तो मैं आपको उसका भी डिटेल बताती हूँ। ठीक है। तो ये सिंपल सी हदीस थी, कोई इसके अंदर ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं थी। आपके घर में भी अगर ऐसा कभी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप जो भी चीज़ गिर गई है उसको निकाल के फेंक दें, उसके साइडों से वो एरिया स्कूप करके हटा दें, और बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बता दी है तो दैट मीन्स के वो जो चीज़ है वो साइंटिफिकली भी सेफ है। ठीक है। अनटिल अनलेस के वो डिके कर गया है, और वो डिके करके आपका पूरा जो मैटर है वो पूरा ही स्मेली हो गया है और पूरा ही वो सड़ गया है, यानी वो 10 दिन तक डब्बा ही बंद रहा, तो ऐसी सिचुएशन में वो कंडीशन डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आपने देख लिया वो मर गया है और उसकी कोई आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो इतने एरिया में है, तो आप उसको निकाल के फेंक सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो पूरी चीज़ खराब हो गई है तो दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, अब अगली हदीस इसी से रिलेटेड है। 655। 655 जो है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब चूहा घी में गिर जाए
अगर घी मुंजमद हो यानी सॉलिड हो या जमा हुआ हो तो इस चूहे को और उसके इर्द गिर्द के घी को निकाल कर बाहर फेंक दो। और अगर घी सयाल हो यानी लिक्विड हो तो इसके करीब बिना फटको। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। बुखारी और अबू हातिम ने इस पर वहम का हुक्म लगाया है। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है ना, ये बड़ी टेक्निकल होती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको एक तो रेफरेंस दिया गया है लेकिन आपको उस हदीस का स्टेटस बताया जा रहा होता है। ठीक है, तो अब ये जो हदीस है, एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि जो सॉलिड है या जो स्कूप आउट होने वाली चीज़ है उस पे तमाम उलमा का आप समझें कि इस पे कंसेंसस है कि आप उसको निकाल के जो जानवर है उसको फेंक देंगे और उसका इर्द गिर्द वाला एरिया स्कूप आउट करेंगे और बाकी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इस पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। और पिछली हदीस के अंदर भी आपने क्लियरली पढ़ा था और इसमें भी पढ़ा है। अब जो प्रॉब्लम है वो लिक्विड के अंदर है। लिक्विड के अंदर क्योंकि यहाँ पर जो इमाम बुखारी हैं और अबू हातिम उन्होंने इसमें वहम। अच्छा, वहम के अंदर भी अगेन जब हम डिटेल पढ़ते हैं, वहम से मुराद वहम जो हम उर्दू में वहम वर्ड यूज़ करते हैं। एक तो कुछ स्कॉलर्स का कहना ये है कि ये अबू हुरैरा की हदीस नहीं है, ये मुस्नद यानी जो इसके नरेटर हैं वो बेसिकली हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही हैं। और कुछ स्कॉलर जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जो नरेटर है उसको वहम हो गया था। इस बेसिस के ऊपर जो लिक्विड वाली चीज़ है यानी लिक्विड के अंदर अगर आपका चूहा गिर गया है तो उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो सेट्स हैं। एक जो है ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स वो कहता है कि नहीं, अब क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया है कि लिक्विड अगर स्टेट है तो डोंट गो नियर इट। तो इसका मतलब ये कि एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कह रहा है कि हम इसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे और हम लिक्विड को एज इट इज़ यानी वो घी में गिर गया है, वो शरबत में गिर गया है, वो किसी भी चीज़ में गिर गया है, उसको आप उठा के फेंक देंगे। एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स अगेन देखें, वो जो मैं आपको बार बार कहती हूँ ना कि पुरानी चीजें पुराना वो याद करें। तो पुराना वो जो बुक ऑफ तहारा है उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब पानी के अंदर कोई चीज गिरती है तो या लिक्विड के अंदर कोई चीज गिरती है तो हम उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि अगर वो जो नजिस चीज है या जो नजासत गिरी है वो उसका पानी का या लिक्विड का रंग, टेस्ट या स्मेल अगर ये बदल देती है तो इनमें से कोई एक चीज भी, अगर एक चीज भी बदल गई तो फिर आपने वो पानी डिस्पोज ऑफ करना है या वो लिक्विड डिस्पोज ऑफ करना है। तो अब जो लिक्विड को लेके चूहे की बात आई है, सॉलिड में सबका कंसेंसस है कि सॉलिड में आपने यही करना है एंड इट्स जो पीछे बचेगा वो सॉलिड में यूजेबल भी है और सेलेबल भी है। लेकिन जो लिक्विड है उसके अंदर ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स दो में डिवाइड हो गए। एक ने कहा कि नहीं, हम इस हदीस को एज इट इज चलेंगे और आपका जो लिक्विड है वो आप फेंक देंगे। उसमें कुछ स्कॉलर्स ने ये गुंजाइश दी कि इसको आप खा नहीं सकते लेकिन इस तेल को आप जैसे चिरागों में इस्तेमाल करना है जलाने के लिए एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं लेकिन इंटरनली आप इसको कंज्यूम नहीं करेंगे। दूसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जिसके अंदर इब्ने तैमिया भी शामिल हैं, इसके अलावा जो हनफी स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, हमने बुक ऑफ तहारा के अंदर बहुत सारी दलीलें पढ़ी थी कि अगर कोई लिक्विड के अंदर नजासत गिरेगी तो अगर उसके रंग, कलर, कलर, स्मेल और टेस्ट में से कोई एक चीज़ भी गड़बड़ हो गई तो आप वो लिक्विड ज़ाया कर देंगे। लेकिन अगर उसके रंग, टेस्ट और स्मेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वो जो लिक्विड है वो काबिल इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये दोनों आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पता होने चाहिए कि एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कह रहा है कि नहीं, आप इसको एज इट इज हदीस को लेके और आप थ्रो अवे कर दें लिक्विड को। उसमें से कुछ स्कॉलर्स ने आपको नरमी ये दी कि आप इसको खाएंगे नहीं बट आप इसको एक्सटर्नली कंज्यूम कर सकते हैं। जबकि दूसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स आपको ये कह रहा है जिसमें इब्ने तैमिया ऑब्वियसली वेरी फेमस क्लासिकल स्कॉलर और साथ में जो हनफी फिक है वो ये कहते हैं कि हम लिक्विड वाली ही रूलिंग जो तहारा वाली थी वो इधर लगाएंगे और अगर आपके चूहा गिरने से घी का कलर, स्मेल या टेस्ट, बेसिकली टेस्ट तो घी में बात की बात है, वो तो पकेगा तो कुछ पता चलेगा क्योंकि टेस्ट तो इतना नहीं पता चलेगा। लेकिन स्मेल सबसे ज्यादा और कलर, अगर जैसे अगर सरसों का तेल है वो लाइट येलो सा जरा गोल्डन येलो सा होता है तो अगर उसमें चूहा गिर गया, वो चूहा गिर के अगर वो डार्क ब्राउन हो गया, गंदा सा कलर हो गया, दैट मीन्स यू हैव टू थ्रो इट अवे। ठीक है। सो अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस ओपिनियन को फॉलो कर रहे हैं। और प्लस ये कि देखें एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि हम कमर्शियली बात कर रहे हैं तो कमर्शियली अगर बड़ा टैंक है, लाइक इट्स अ ह्यूज टैंक, आप समझें कि जैसे वो बड़े बड़े पूरे जो टैंकर्स जैसे होते हैं, ऑयल के टैंकर्स होते हैं, उस तरह का कोई टैंक है, उसमें एक चूहा गिर गया है। तो अब वो एक चूहे के पीछे वो इतना टैंक, जो कि वैसे तो ठीक है चूहा आपने निकाल के फेंक दिया बट वो टैंक पूरा वेस्ट करना, इसमें फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज पर सिचुएशन इसको देखें और अगर थोड़ा बहुत है तो आप उसको ज़ाया कर दें। बट अगर बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई उसका फ्लेवर कोई चीज़ चेंज नहीं हुई और उसमें एक छोटी सी चीज़ गिर गई
ये पूरा पूरा टैंक है जिसमें 40 लीटर 50 लीटर 100 लीटर ऑयल है या लिक्विड है, तो उसमें से फिर वो पूरा एक चूहे के पीछे ज़ाया करने के बजाय आप उसकी वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर लें, और अगर उसमें चेंज नहीं आया तो दैट्स कंज्यूमेबल। ठीक हो गया? तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको पता होना चाहिए। घर के अंदर तो ऑब्वियसली छोटी सी पतीली होती है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल होता है, उसमें अगर गिर गया, आपने वो पतीली ज़ाया भी कर दी तो दैट्स फाइन। लेकिन जब आप कमर्शियल ट्रेड लेवल पे बात कर रहे हैं तो वहां पर हजारों गैलन्स, हजारों लीटर्स की बात हो रही होती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी पता होना चाहिए, और फिर आप जो एज पर सिचुएशन है उसके हिसाब से फिर देख सकते हैं कि इसको इसके अगर क्वांटिटी थोड़ी है तो फिर आप उसको ज़ाया कर दें, क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। अगर पूरा झुंड ही गिर गया है चूहों का तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी को भी ज़ाया करना पड़ेगा। ठीक हो गया? सो ये थी आपकी हदीस नेक्स्ट वाली, जो दोनों चूहों से रिलेटेड ही थी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं 656 पे। ओके जी, 656 हमारे पास अबू जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से, सॉरी, अबू जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, इनसे रिवायत है, जस्ट अ सेकेंड, इनसे रिवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से बिल्ली और कुत्ते की कीमत के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये बहुत मुश्किल सा उर्दू का वर्ड लिखा है जिसको मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, जजरो तौबी, यानी बेसिकली स्टर्नली वार्नड अगेंस्ट, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बहुत सख्ती से तंबी की, एक तरह से मना फरमाया। मुस्लिम और निसाई की ये हदीस है, और निसाई में इतना इजाफा किया गया है कि शिकारी कुत्ते के अलावा। अब ये मैंने आपको पीछे भी इसका रेफरेंस दिया था कि यहाँ पर स्पेशली हंटिंग डॉग के बारे में कहा गया कि हंटिंग डॉग जो है वो एक्सेप्शन उसकी दी गई। अच्छा, अब इसके अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। यहाँ पर आपको ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो वैसे तो इन डेप्थ बहुत डिटेल में होते हैं, लेकिन क्योंकि हम मेड इजी वाली एक सिस्टम पे चल रहे हैं, कि आसानी हो आपके लिए, तो मैं आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता देती हूँ। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो प्राइमरीली जो कैट्स और डॉग्स उन दोनों के लिए है। पहले मैं आपको डॉग्स का बता देती हूँ। डॉग्स के लिए जो प्राइमरीली मैं आपको फर्क बताती हूँ हम्बली और हनफी फिक का, ठीक है? क्योंकि मालकी शाफी जो है वो ज़रा टेक्निकली इतना ज़्यादा हमारे इतना आप समझें कि चलते नहीं है। तो मैं आपको हनफी और हम्बली फिक का डिफरेंस बता देती हूँ कि जो डॉग्स की पहले बात करते हैं कि जो डॉग्स की बाइंग एंड सेलिंग है, वो हम्बली फिक के अंदर वो कहते हैं कि हर तरह का डॉग प्रोहिबिटेड है इस हदीस को लेके। और निसाई की जो है उसमें वो वीकनेस कहते हैं, जो निसाई का रेफरेंस है वो कहते हैं कि इसके अंदर वीकनेस है। सो जो हम्बली फिक है उसके अंदर वो कहते हैं कि किसी किस्म का भी डॉग, चाहे वो आपका कस्टम्स वालों का डॉग है, चाहे वो गार्ड डॉग है, चाहे वो हंटिंग डॉग है, वो किसी भी यानी यूजफुल डॉग भी जो है उसकी भी सेल परचेज प्रोहिबिटेड है। हनफी फिक जो है वो इस मामले में ज़्यादा अथेंटिक है और ज़्यादा उनकी प्रैक्टिकल रूलिंग है। प्रैक्टिकल रूलिंग ऐसे है कि देखें, फी ज़माना आपने सिचुएशन देखनी होती है। अब इस वक्त अगेन वही बात है, मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जो सिचुएशन है इंटरनेशनली आपने देखनी होती है, लोगों के लिए क्या इस वक्त हालात चल रहे हैं। और बहुत सारी फिक्र की रूलिंग जो है ना वो प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर आप जो जो फुकाहा हैं, बेसिकली मैं और आप नहीं उसको मोल्ड करते, लेकिन फुकाहा प्रैक्टिकली हालात और जियो पोलिटिकल सिचुएशन और इन हिसाब से फिर उसके ऊपर फतवा देते हैं। तो अब जो ज़माना है उसमें डॉग्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वही बात जो मैंने आपको कल भी कही थी कि ड्रग्स है या ट्रेनिंग्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो पुलिस वालों को चाहिए होते हैं, फिर इसी तरह आपके गार्ड डॉग्स होते हैं जिनको बड़ी स्ट्रिक्टली जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब जो शख्स इनकी ट्रेनिंग कर रहा है, देखें ये जो कुत्ते हैं ये पैदा होते साथ ही स्निफिंग या गार्डिंग नहीं शुरू कर देते, इनकी एक शख्स पूरा अपने एटलीस्ट साल 1.5 साल 2 साल लगा के इनको ट्रेन कर रहा है। अब वो जो ट्रेन कर रहा है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पेमेंट ले रहा होगा, क्योंकि वो टीचर है उस कुत्ते का, वो उसको पढ़ा रहा है, उसको सिखा रहा है, चीज़ें ट्रेन कर रहा है। तो ऐसा ट्रेन डॉग आपको फ्री में बहुत ही आउट ऑफ ब्लू मून शायद कहीं मिले, यू विल हैव टू बाय इट, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड डॉग्स हैं, ये नॉर्मल खेलने कूदने वाले कुत्ते नहीं हैं। तो लिहाजा प्रैक्टिकल इसमें जो हनफी फिक है वो उसकी एडवाइस मोर ऑथेंटिक है कि अगर आपका ये यूजेबल डॉग है, यूजेबल डॉग से मुराद ये कि वही जो मैं आपको बार बार एग्जांपल देती हूँ कि स्निफिंग डॉग है, गार्ड डॉग है, सर्विस डॉग है, यानी बाहर के मुल्कों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड हैं और जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है उनका। यानी आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में कोई हमारी तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता और कोई एक दूसरे को पूछता भी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ पैसों की सिस्टम चलता है और रिश्ते जो हैं वो बड़े बैकफुट पे होते हैं। तो ऐसे केस में जो सर्विस डॉग्स हैं वो एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं या जो ब्लाइंड लोग हैं या जो डायबिटिक्स हैं जिनको कीटोएसिडोसिस का मसला है, इस किस्म की जो बीमारियां हैं, उसमें वो सर्विस डॉग्स स्मेल कर लेते हैं या सेंस कर लेते हैं कि अब इसको एपिलेप्सी का सीजर पड़ने वाला है। तो उससे पहले ही वो जो अपना पेशेंट होता है या अपना जो जो मालिक
होता है उसको बैठा देते हैं ज़मीन पर और उसके ऊपर अक्सर लेट जाते हैं, ताकि अगर उसको मिर्गी के दौरे पड़े तो उसका नुकसान ना हो। तो इस किस्म के जो डॉग्स हैं इनकी सेल परचेज परमिसेबल है अकॉर्डिंग टू हनफी फिक, और ये वैलिड ओपिनियन है। उसकी रीज़न ये है कि ये कुत्ते आपको फ्री में नहीं देता कोई। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो हम्बली फिक है वो हर तरह के डॉग्स की परमिशन सेल परचेज को प्रोहिबिट करता है, और जो हनफी फिक है वो परमिट करता है, एंड दैट इज डेफिनेटली मोर प्रैक्टिकल एंड मोर अथेंटिक ओपिनियन एज पर करंट टाइम्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं बिल्लियों के ऊपर। बिल्लियों के ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि सेल परचेज बिल्लियों की जायज़ है कि नहीं, क्योंकि अगेन यहाँ पर एक एक आपको हदीस मेंशन हो रही है, बट इस रेफरेंस से और बहुत सारी अहादीस मौजूद होती हैं। तो कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो बिल्लियों की सेल परचेज को परमिट करते हैं, लेकिन इसमें भी अगेन जो हनफी फिक है वो परमिट करता है, लेकिन हम्बली फिक जो है वो परमिट नहीं करता कैट्स की सेल परचेज। इस मामले में हम्बली फिक इज़ मोर अथेंटिक। उसकी रीज़न क्या है कि देखें, डॉग्स के केस में क्या थी, ज़रूरत थी, नीड थी। कैट्स के केस में नीड नहीं होती। कैट्स जो है ना वो एक शौकिया पेट होती हैं, यानी इनकी अनटिल अनलेस कि आप कोई ऐसी बिल्ली खरीद रहे हैं कि आपके गोदाम में चूहे भरे हुए हैं, तो वो तो अगर आप एक्चुअली पेट कैट अगर पकड़ के लाएंगे जो कि पर्शियन है और बड़ी हाई ब्रीड है और पेडिग्री है, तो वो तो बेचारी जो है ना चूहे उसको उठा के ले जाएंगे बिल्ली को उल्टा। तो ऐसी केस में तो एक्चुअली आपको स्ट्रे कैट जो गली मोहल्ले की बिल्लियां होती हैं वो आपके अगर गोदाम में चूहे आ गए तो उनका ज़्यादा अच्छे से उनको ख़त्म करेंगी, बजाय इसके कि आप कोई पेट कैट लेके आएँ। तो एक्चुअली कैट्स की सेल परचेज के अंदर आप समझें कि इसराफ भी आ जाता है, और इनकी कोई ऐसी नीड नहीं है। जैसे डॉग्स के केस में मैंने आपको बताया कि स्निफिंग या ये जो सर्विस डॉग्स वगैरह हैं इनकी नीड है। तो इस केस में जो कैट्स की सेल परचेज है वो प्रोहिबिटेड है। उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं, आपके घर में अगर पर्शियन कैट है, उसने 4 बिल्ली के बच्चे दिए हैं, तो आप 4 लोगों को गिफ्ट कर दें, या अडॉप्शन के लिए भी कि किसी के पास है, कोई गिव अवे करना चाहता है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। स्ट्रे कैट में से किसी को आप घर में ला के रख सकते हैं। नहीं, बिल्लियां वैसे हमने डिस्कस किया था कि पाक होती हैं, आपके घर में रह सकती हैं, कोई इसमें ममानियत नहीं है एज कम्पेयर टू डॉग्स। डॉग्स के केस में ऑब्वियसली सिचुएशन डिफरेंट है। तो इस केस में हम्बली फिक का जो ओपिनियन है वो मोर अथेंटिक है कि कैट्स की सेल परचेज इज प्रोहिबिटेड। और जो डॉग्स वाले केस में क्योंकि वहां पर नीड आ गई है, और प्लस ये कि ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इस वक्त जितनी नीड है उसके हिसाब से आपको फ्री में कोई वो वाला डॉग जो आपका ज़बरदस्त किस्म का ट्रेन डॉग है वो नहीं देता। तो इसमें ये जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। और ऑब्वियसली अगर आपके इर्द गिर्द, क्योंकि ये जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कैट्स एंड डॉग्स है ये बड़ा फैशन बन गया है, तो इस हिसाब से फिर अगर आपके इर्द गिर्द कोई अगर ऐसा कारोबार कर रहा है तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप उसको गन पॉइंट पे तो मना नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि ये जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कैट्स है ये परमिसिबल नहीं है। डॉग्स के केस में भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेगुलर पेट डॉग्स जो लोग हस्की और इस किस्म के मंगा के रखते हैं फैशन के लिए घर में, वो तो घर में रखना भी मना है और वैसे भी बाइंग सेलिंग मना है। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं जो कि इंटेलिजेंस में काम करते हैं, किसी आर्मी के अंदर हैं, किसी फोर्सेस के अंदर हैं, किसी ऐसी चीज डिटेक्टिव हैं जहाँ पर आपको जो डॉग है वो किसी क्लू को, किसी मर्डर के जो सीन है उसके क्राइम सीन के अंदर हेल्प कर सकता है, तो ऐसे केस में वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। बट 95% जो इस वक्त कैट्स एंड डॉग्स सेल हो रहे हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, उनकी सेल परचेज परमिसिबल नहीं है, लिहाजा उनसे जो पैसे जनरेट किए जाएंगे वो हराम होंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम आज की लास्ट हदीस पे। आज की क्लास थोड़ी सी कॉम्पैक्ट थी क्योंकि कल हमने थोड़ी ज़्यादा डिस्कशंस भी की थी। आज की हदीसें क्योंकि छोटी थी तो ये ऑन एंड ऑफ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे कि कुछ क्लास हमारी पूरे घंटे की होगी, कुछ हमारी आधे घंटे की, तो डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी हदीस कितना टाइम ले रही है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी लंबी हदीस है और इसमें अगेन जो मैंने आपको बताया था कि स्लेव की जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, इसमें अब हमारी दूसरी स्लेव की टाइप आ जाएगी जो हम डिस्कस करेंगे। ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा यानी वो स्लेव थी, बेसिकली लॉन्डी थी, मेरे पास आई और कहने लगी मैंने अपने मालिक से 9 ओकिया चांदी पर मुकातबत कर ली है। ठीक है, यानी मुकातबत क्या थी कि इन्होंने डील कर ली, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि बेसिकली अपने एक फिक्स टाइम के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी के अगेंस्ट अपनी फ्रीडम परचेज कर ली जाए। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि उन्होंने ये डील कर ली कि हर साल में एक ओकिया अदा करेंगी। तो 9 ओकिया जो है चांदी, यानी 9 जो यूनिट है वो उन्होंने किया, और एक ओकिया एक साल में वो अदा करेंगी, तो बेसिकली 9 साल की डील हुई। 9 साल में इंस्टॉलमेंट के ऊपर डील हुई। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब आगे मैं बताऊंगी कि इंस्टॉलमेंट की रूलिंग निकलेगी। ठीक हो गया। तो इन्होंने कहा कि अपने मालिक से 9 औकिया चांदी पर मुकातबत कर ली और हर साल में एक औकिया अदा करती रहूंगी। ये उन्होंने आके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इन्फॉर्म किया। लिहाजा मेरी इस बारे में मदद करें। यहाँ पर उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मेरी मदद करें ताकि मैं क्विकली अपना जो पेमेंट है
इंस्टॉलमेंट की वो कर सकूं और मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। मैंने इसे कहा, यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं कि मैंने इसे कहा कि अगर तेरे मालिक को ये पसंद हो कि मैं तेरी मजमूई रकम यकमुश्त अदा कर दूं, यानी जो 9 औक़िया है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको ऑफर कर रही हैं कि अपने मालिक से पूछो कि अगर मैं तुम्हारे बिहाफ पे ये 9 औक़िया इकट्ठी अदा कर दूं, यकमुश्त का मतलब वंस, ऑल टुगेदर, और तेरी वला मेरी हो जाए। अब वला क्या होती है मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, तेरी वला मेरी हो जाए तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। वला याद रखनी है आपने, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वला क्या होती है। ठीक हो गया। बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये तजवीज़ लेकर अपने मालिक के पास गई और इनसे ये कहा, तो उन्होंने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यानी मालिक को उन्होंने डील की कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कह रही हैं कि मैं इकट्ठे पे कर देती हूँ, बट वला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाएगी, तो मालिक ने इससे इनकार कर दिया। बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके पास वापस आई। इस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने अपने मालिकों के सामने वो तजवीज़ पेश की थी मगर उन्होंने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और वो कहते हैं कि वला इनके लिए ही है। यानी जो वला चीज़ है, जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होती है, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद करूंगी तो वला मेरे पास आएगी, लेकिन मालिक जो थे उन्होंने डिसएग्री किया इस डील के ऊपर और उन्होंने कहा कि नहीं, वला हमारे पास ही रहेगी, हमारे पास आएगी। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इस वाक़ये से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर किया। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले लो और इनकी वला की शर्त और इनसे वला की शर्त कर लो, क्योंकि वला का हकदार वही है जो इसे आज़ादी दे। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एडवाइस किया कि जो हज़रत बरीरा है उनको ले लो, यानी परचेज कर लो ना, बेसिकली उधर से परचेज कर लो और पेमेंट करने के बाद इनको आज़ाद करा लो। और जो वला है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आएगी, क्योंकि उसका हक बेसिकली जो आज़ाद कराएगा गुलाम को उसी को वला मिलेगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे ही किया। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खिताब फरमाने खड़े हुए, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया, लोगों को क्या हो गया है कि ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताब अल्लाह में नहीं। याद रखो कि जो शर्त किताब अल्लाह में नहीं वो बातिल है, ख्वाह सैकड़ों शर्तें ही क्यों ना हो। अल्लाह का फैसला नहायत बरहक है और अल्लाह की शर्त नहायत ही पुख्ता और पक्की है। वला इसी का हक है जो आज़ाद करे। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है और ये अल्फाज बुखारी के हैं। मुस्लिम के यहाँ जो अल्फाज हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ख़रीद लो और आज़ाद कर दो और इनसे वला की शर्त कर लो। ठीक हो गया। तो अब ये एक सिचुएशन है कि जो जो हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आती हैं, और वो एक स्लेव थी। और वो स्लेव थी, उन्होंने अपने मालिक से एक डील की और उन्होंने कहा कि मैं 9 ईयर्स में आपको 1 औक़िया पर ईयर पे करूंगी और 9 ईयर्स के अंदर आप मुझे आज़ाद कर देंगे, और मालिक इस डील के ऊपर एग्री था। अब वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मदद मांगने आई कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दें ताकि मैं जल्दी ये पैसे किसी कर दूं, बजाय इसके कि मैं 9 साल तक वेट वेट करती रहूं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपने मालिक से बात कर लो कि मैं ये पेमेंट इकट्ठी ऑल टुगेदर कर दूंगी, लेकिन जो वला है उसका हक फिर मेरा होगा। अब वो ये बात लेकर अपने मालिक के पास गई, तो मालिक ने इनकार कर दिया कि नहीं, वला जो है वो मालिक के पास, मालिक को उसका हक मिलेगा। ये सारी सिचुएशन हुई तो वो वापस आई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उन्होंने बताया, तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर मौजूद थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सारा किस्सा सुना और उन्होंने शरीयत के मुताबिक ये बात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कही कि जो वला है वो जो गुलाम को आज़ाद कराएगा उसका हक होगा, लिहाजा तुम ये डील कर लो और ये जो वला की शर्त है ये तुम रखो, क्योंकि शरीयत के मुताबिक वला तुम्हें ही मिलेगी, यानी तुम आज़ाद कराओगी तो तुम्हें ही मिलेगी। और उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खड़े होकर ये खुतबे के अंदर बात समझाई। ठीक हो गया। सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो पता चलेगा स्लेवरी और इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वला का है। अब वो क्या चीज़ है, वला का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई खातून आई और वो स्लेव हैं, वो कहती हैं कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे मालिक से पेमेंट करके तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। ठीक है, अब वो खातून के मालिक को मैंने पेमेंट करके, और वो जो स्लेव है वो आज़ाद हो गया। अब जब वो स्लेव आज़ाद हो गया तो उस स्लेव की, यानी वो अब एक आज़ाद खातून है, उनका अगर कोई इनहेरिटेंस यानी वारिस ना हो और आज़ाद होने के बाद वो अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना लें, अब जब वो इंतकाल करेंगी और उनका कोई वारिस नहीं है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। ये होता है वला।
ठीक है, यानी जिसने आजाद, जैसे इस सिचुएशन में वला का हक जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह रही थी, क्योंकि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनको आज़ाद करा रही थी, तो वला का हक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास शरई तौर पे जाना चाहिए था। यानी अगर हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आगे कोई प्रॉपर्टी बनाती, वो कोई जेवर बनाती, कोई भी चीज़ बनाती और उनका कोई वारिस ना होता, कोई औलाद ना होती, तो फिर वला का सारा जो हक है, यानी उसके हिसाब से जो भी उनके हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद सारी जो उनकी प्रॉपर्टी या जेवर या जो भी चीज़ थी वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मिलती। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म आप समझें कि कमिटमेंट होती है लॉयल्टी की, या इनहेरिटेंस टाइप एक चीज़ है, जिसमें अगर उस फ्रीड स्लेव का कोई अपना वारिस नहीं होगा तो फिर उसको आज़ाद कराने वाले को ये हक मिलता है। ठीक हो गया। तो ये वाला कहलाता है। अब बेसिकली जो शख्स है जिसने आज़ाद किया है, यानी जो दो लोग हैं ना, एक आज़ाद करने वाला और एक जो आज़ाद हुआ है, तो जो फ्रीड पर्सन है, यानी जिस स्लेव को आज़ाद किया गया उसको मातूक कहते हैं। ठीक है, और जिसने आज़ाद किया, यानी जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो यहाँ पर मौतिक थी, और जो हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है वो मातूक थी। ठीक हो गया। और इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप कायम होता है उसको आप वला कहते हैं। ठीक हो गया। और वला क्या है, बेसिकली हजरत बरीरा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की स्लेव नहीं हुई, वो फ्री वुमेन थी, लीगली फ्री थी, लेकिन ये एक तरह से जैसे रहमी रिश्ता होता है ना, उस तरह का एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर अगर वारिस नहीं होगा आज़ाद किए हुए गुलाम का, तो उस केस में जो उसका आज़ाद कराने वाला है उसको इनहेरिटेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर ये तो आपकी तीन चीजें ये होगी। चौथी चीज आपको इसमें ये पता चली कि कोई भी चीज बाइंग एंड सेलिंग ऑन इंस्टॉलमेंट इज परमिसिबल। ये अक्सर सवाल हो, आपने देखा होगा ब्यूटी वाले ग्रुप में आता है कि क्या हम किस्तों पर चीजें खरीद सकते हैं। अच्छा, किस्तों पर चीजें खरीदने की जो फर्दर डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसके अंदर कुछ शराइत हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहला आपको रूल इस हदीस में मिल जाता है कि किस्तों के ऊपर पेमेंट करना जायज़ है, क्योंकि हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 9 साल में 9 किस्तों के ऊपर अपनी फ्रीडम परचेज की थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर फिक्स्ड प्राइस और फिक्स्ड टाइम के ऊपर आप अपनी डील करते हैं इंस्टॉलमेंट की, ये पहली शर्त आपको पता चलेगी। बाकी जो शर्तें हैं वो इंशाल्लाह जब हम जैसे आगे आगे जाएंगे इस सेक्शन के अंदर, तो वो फिर आपको पता चल जाएंगे कि इंस्टॉलमेंट पे परचेज करने की शराइत और क्या है। लेकिन पहली शर्त जो आपको इस हदीस से मिल गई वो ये, पहली बात तो ये पता चलेगी कि इंस्टॉलमेंट पे बाइंग एंड सेलिंग परमिसिबल है। सेकंड, आपको इसमें ये पता चली कि एट द टाइम ऑफ जो आप ट्रांजैक्शन जब डील कर रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो भी फिक्स होना चाहिए, और आपकी जो अमाउंट है वो भी फिक्स होना चाहिए। अमाउंट आपकी वेरी नहीं कर सकती। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट आपको इस हदीस से पॉइंट मिला। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट जो हमें मिला वो ये कि अगर कोई शख्स किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर इनवैलिड कंडीशंस लगाता है जो कि शरीयत में जायज़ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं ये जो हक है वला का, वो जो मालिक था उनका, वो कहता है कि नहीं ये तो हमें हमारे पास आएगा, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि शरीयत ने कहा है कि वला का हक आज़ाद कराने वाले के पास जाएगा। तो इस तरह की अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर इनवैलिड किस्म की शर्तें लगाएंगे, जैसे अगर कोई ये शर्त लगाता है कि जी फॉर एग्जाम्पल निकाह के अंदर कोई ये शर्त रख दे कि भाई निकाह तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो लड़की है वो साल में 11 महीने अपने अम्मी अब्बू के घर रहेगी, लड़की वाले शर्त रख दें कि 11 महीने लड़की अपने पेरेंट्स के पास रहेगी, तो ये इनवैलिड शर्त है, क्योंकि फिर आप शादी क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना। सो इस किस्म की जो अजीबोगरीब सी शर्तें लगाना है वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। ऐसी शर्तें जो है वो वर्केबल नहीं होंगी, यानी वो शर्त वैलिड नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन इटसेल्फ हलाल है तो ट्रांजैक्शन वैलिड होगा। जैसे यहाँ पर आप ये देखें ना कि उन्होंने शर्त लगाई कि नहीं वला तो हमारे पास ही रहेगा, तो इस केस में जो ट्रांजैक्शन या डील थी वो वैलिड थी, लेकिन वो शर्त इनवैलिड थी। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है कि जो बेतुकी सी शराइत हैं वो शराइत जो अगेंस्ट शरिया हैं वो इनवैलिड होंगी। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन इटसेल्फ हलाल है, यानी आपकी जो सेल परचेज है, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं वो हलाल है और उसके अंदर कोई मसला नहीं है, तो आपका ट्रांजैक्शन वैलिड होगा, लेकिन वो शर्त ऑटोमेटिकली अगेंस्ट शरिया है तो वो लागू नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें एक बड़ा सिंपल सा जो पता चलता है वो ये कि हस्बैंड वाइफ को आपस में मशवरे करने चाहिए। ये वैलिड एक पॉइंट है। एक हस्बैंड वाइफ की ऑब्वियसली अपनी पार्टनरशिप होती है, एक तरह से आप समझें कि वो भी एक एक अपने आप समझें कि फ्रेंड्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं, या आपस में एक दूसरे से सिंसियर मशवरे करते हैं, चीज़ों को लेके एडवाइस लेते हैं। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में इंपॉर्टेंट मैटर्स और डिस्कशंस जो हैं वो जायज़ हैं। और इस केस में जो वाइफ है उसको स्पेशली, ये हम पहले भी मुख्तलिफ हदीसें में पढ़ चुके हैं कि क्योंकि ख़वातीन का यूजुअली
नॉट ऑलवेज बट यूजुअली खवातीन का जो फाइनेंशियल चीज़ों का एक्सपोजर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेन। बिजनेस को लेके, चीज़ों को लेके, हर औरत की बात नहीं हो रही लेकिन जनरली बात हो रही है। तो उस केस में फिर हस्बैंड का, क्योंकि जो दुनिया का एक्सपोजर है वो ज़्यादा होता है, तो आइडियली बेस्ट ये है कि हस्बैंड के साथ मशवरा कर लिया जाए। और मशवरा करके, और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो सिंसियर एडवाइस दे, वो लालच ना करे या वो कोई अपनी तरफ से बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोई एडवाइस ना करे, बल्कि सिंसियर एडवाइस दे। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस तरह का है कि जिसमें वाइफ को चाहिए कि वो हस्बैंड से मशवरा कर ले और हस्बैंड को चाहिए कि वो एक सिंसियर एडवाइस अपनी वाइफ को करे। नेक्स्ट इसमें चीज़ हमें जो पॉइंट मिलता है वो ये कि अगर किसी को कोई कर्ज का सामना है या फाइनेंशियली किसी बहुत मुश्किल का सामना है, जहाँ पर उसकी आज़ादी या उसकी कोई चीज़ आप समझें कि एक तरह से स्टेक पे लगी हुई है, तो उस केस में लोगों से अपने करीबी जानने वालों से हेल्प लेना या फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगना ये परमिसिबल है। ठीक है, लेकिन भीख नहीं मांगनी, ये बात याद रखिएगा कि वो भीख मांगने वाला सिस्टम अलग है। जो हमने पहले ही बात की थी कि लोगों की जनरली आदत ही बन जाती है कि फिर वो खुद मेहनत नहीं करते, बट हर चीज़ में उनको ये होता है कि हम दूसरों से पैसे मांग के अपना मसला हल कर लें। तो जेन्युइन अगर आपकी नीड है तो फिर उसके लिए मांगना जायज़ है, बट हर नीड के लिए मेहनत करने के बजाय या अल्लाह ताला से मांगने के बजाय दूसरों के आगे हाथ फैलाना ये जायज़ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फिर खुतबा दिया या उनको ये एजुकेट किया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पर्सन ऑफ नॉलेज है उसको अगर किसी चीज़ के बारे में इल्म है, किसी सिचुएशन के बारे में इल्म है जो कि नॉर्मल मासेस को उसके बारे में नहीं इल्म, और वो अपनी इग्नोरेंस की वजह से गलतियां कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो जो नॉलेजेबल पर्सन है उसको चाहिए कि वो एक जो इग्नोरेंट पर्सन है या जिसको उस मामले के बारे में नई इन्फॉर्मेशन, उस मामले के बारे में उसको आगाही दे, उसको बताए कि ये सही रास्ता है। और इसमें आप ये देखें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम नहीं लिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एडवाइस लोगों को दी, ताकि किसी को गिल्टी करना भी मकसद नहीं था, किसी को पॉइंट आउट करना भी मकसद नहीं था, और एक जनरल एडवाइस के लोगों को बात पहुंच जाए लेकिन किसी की बेइज्जती भी ना हो। तो यही तरीका एक टीचर को या एक जो नॉलेजेबल पर्सन है या एक जो मेंटोर है उसका तरीका यही होना चाहिए कि वो स्पेशली पिन पॉइंट करने के बजाय अपने प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है या चीज़ें, उनसे लोगों को अवेयरनेस दे दे या एजुकेट कर दे अपने एक्ट्स के थ्रू, या उनको वर्बली इन्फॉर्म कर दे। क्योंकि इस वक्त दुनिया का एक मेजर मसला ये है कि मेजॉरिटी लोगों को, इवन अगर जो हमने कल बात की थी कि जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज भी हैं उनका भी मसला ये है कि उनको स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन वो उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल, जो कि मैं बार बार कहती हूँ कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, दुनिया में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, उसके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यानी आप ये देखें कि मेजॉरिटी जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको थ्योरी बहुत अच्छी पता होती है, लेकिन जब आप उनको फी ज़माना किसी सिचुएशन के अंदर डालते हैं, इवन हम डर्मेटोलॉजी के अंदर ये बात नोट करते हैं कि डर्मेटोलॉजी के अंदर लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन जब हम उनको बोटॉक्स फिलर की रूलिंग के ऊपर बताना शुरू करते हैं तो वो, बेशक उनको इस्लामिक स्टडीज़ की बेसिक्स पता है, लेकिन उनको प्रैक्टिकली जो इस वक्त दुनिया में मसले हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, वो उसको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। एंड दैट इज़ वाई कि इग्नोरेंस बढ़ रही है, बिकॉज जो कंसर्न फील्ड के लोग हैं उनको अपनी फील्ड की इस्लामिक रूलिंग्स नहीं पता, और वो लोगों को बता ही नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, जो बैंकिंग सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं उनको बैंकिंग की इस्लामिक रूलिंग्स नहीं पता होती, और जिनको इस्लामिक रूलिंग्स पता हैं वो बैंकर्स से आगे कनेक्ट ही नहीं करते, वो उनको बताते ही नहीं है। तो इस ये क्या हो रहा है कि जो दीन वाले लोग हैं उनके अंदर दो कैटेगरीज हो गई हैं। एक कैटेगरी वो है जो कि दीन पढ़ तो रहा है लेकिन दीन को प्रैक्टिकली समझ नहीं रहा कि दुनिया में इस वक्त प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, और वो दीन को कनेक्ट नहीं कर रहा। और दूसरे वो लोग हैं जो समझते भी हैं, कनेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे, वो लोगों को, जो फील्ड के लोग हैं, यानी जो प्रैक्टिकली बैंकर को पता होना चाहिए कि भाई ये हराम है ये हलाल है, वो उनको बात बता ही नहीं रहे, उन तक बात पहुंचा ही नहीं रहे। तो ये एक बड़ा मेजर इशू इस वक्त हमारे पास जो गैप आ रहा है बीच में, वो ये आ रहा है कि इग्नोरेंस लोगों की बढ़ती जा रही है। जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है वो थ्योरी पढ़ रहा है और थ्योरी को समझ नहीं रहा। जो मैं हमेशा आपको ब्यूटी वाले ग्रुप में ये एडवाइस करती हूँ कि विजडम विजडम, तो एक बात याद रखिए कि सिर्फ किताबें पढ़ने से विजडम नहीं आता। विजडम आता है आपको अपने इर्द गिर्द के हालात को देख के, जो फी ज़माना चीज़ें चल रही हैं उन हालात में अब ये जो आपने थ्योरी पढ़ी है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दिस इज विजडम। और विजडम आता है विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस। 2 साल 3 साल 4 किताबें पढ़ने से विजडम नहीं आता, विजडम आता है एटलीस्ट आप एक डेकेड लगाएं, चीज़ों को समझें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें।
देखें दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया की तालीम को जब दीन के साथ आप कनेक्ट करेंगे फिर विजडम आएगा, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप लोगों को उनके साथ खड़े होकर उनकी लैंग्वेज में दीन की बात समझाएंगे। अदरवाइज इस वक्त मेजर इशू यही आ रहा है कि लोग जो दीन वाले हैं वो दुनिया को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो जब वो दीन की बात खड़े होकर किसी दुनिया वाले को समझा रहे होते हैं तो दुनिया वाला कहता है ये तो मौलवी है, इसका काम ही हर चीज़ पे बोलता रहता है। तो ये आप जनरली देखते होंगे अपने इर्द गिर्द ये हो रहा है। सो हमारा मकसद ये है कि हमने जो दीन की चीज़ है उसको प्रैक्टिकली, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सिचुएशन को प्रैक्टिकली कनेक्ट करके लोगों को एडवाइस किया। और ऑब्वियसली खैर उस जमाने में तो क्योंकि नबी खुद मौजूद थे तो वहां पर कोई डाउट्स और किसी किस्म की एम्बिग्विटी थी नहीं, लेकिन आजकल के ज़माने में आपको ये पता है कि फतवा शॉपिंग जो मैं बार बार कहती हूँ बहुत होती है। हर चीज़, हर हराम चीज़ के लिए कोई ना कोई फतवा देने वाला आपको मिल जाएगा। तो इस केस में कोशिश ये करें कि जो भी आपने कुछ पढ़ा हुआ है, दुनियावी तालीम जो भी आपने पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी हुई है आपने, बैंकिंग पढ़ी हुई है आपने, अकाउंटिंग पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा हुआ है, आप उसकी इस्लामिक जो सेक्शन है वो ज़रूर समझें। और फिर वो समझ के आप लोगों को भी जो अपने इर्द गिर्द आपके सेम प्रोफेशन के लोग हैं उनको समझाएं, ताकि जो इल्म है वो आगे फैले और लोगों को प्रैक्टिकली बताओ कि इस्लाम जिंदगी में गुजारा कैसे जाता है, यानी आप उसकी एक चलती फिरती मिसाल कैसे बनेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो खवातीन हैं इससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड की परमिशन के बगैर अपनी वेल्थ कंज्यूम कर सकती हैं। यानी जो अगर औरत है और उसका माल है तो उसको हस्बैंड से पूछ लेगी, डिस्कस कर लेगी तो वेल एंड गुड। हो सकता है कि मियाँ अच्छा हो तो उसको अच्छा मशवरा दे दे, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर उनको अच्छा मशवरा दे दिया। लेकिन औरत के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो अपनी जो वेल्थ है, अपना जो उसको अगर इनहेरिटेंस में कोई पैसे मिले हैं या वो खुद कमाती है, उस केस में वो अपने ऑब्वियसली जायज़ कामों के लिए खर्च करे, लेकिन उसमें उसको हस्बैंड की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली सिटिंग में ही हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ऑफर करा दी थी, और डिस्कशन उन्होंने सेकंड सिटिंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी। ठीक है, तो इससे हमें ये रूलिंग ये भी पता चल जाती है। लास्ट पॉइंट हमें ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नॉलेज ऑफ अनसीन नहीं थी। जो मैं आपको कल बात बता रही थी कि ये जो जितने सूफी साहब होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी चोरी फला ने की है, तुम्हारी फूफो ने की है, और घर में पहले ही पटाखे बज रहे होते हैं और फूफो की और शामत आ जाती है, तो ये जितने लोग होते हैं जो इल्मुल गैब की क्लेम करते हैं ये मुशरिक हैं, ये शिरक में पड़ गए हैं और ये गुनाह कबीरा में पड़ गए हैं। क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इल्मुल गैब नहीं था, आप ये देखेंगे यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था कि वो दोनों जो उनकी बेगम और हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है उनके बीच में फर्स्ट सिटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको सेकंड सिटिंग में जब ये बात बताई है तो फिर उन्होंने मशवरा दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्मुल गैब नहीं था। उनको सिर्फ गैब की वो बातें पता होती थी जो अल्लाह ताला फरिश्ते के ज़रिए उन तक पहुंचाते थे। अदरवाइज उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता था कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। इवन जो उनकी प्रोफेसीज भी हैं एंड ऑफ टाइम्स की, वो अल्लाह ताला ने, यानी एक बेसिकली प्रॉफिटहुड का मुआजिज़ा है वो, कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते के ज़रिए उन तक वो वही के ज़रिए चीज़ें पहुंचाई, और फिर उन्होंने आगे उम्मत को ये वार्निंग साइंस बताया कि एंड ऑफ टाइम में क्या होगा या क्या क्या हो सकता है, या जो मुख्तलिफ जो गैब की चीज़ें उन्होंने हमें बताई हुई हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता, वही के ज़रिए पता चली और उन्होंने हमें बताई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद, यानी आप सोचें कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी जो सबसे खातमुल अंबिया हैं और जो बेहतरीन नबी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको अगर नहीं पता, तो फिर जो ये राइट लेफ्ट में वाइट कपड़े पहन के और नेक बनने का ढोंग ला करके नेक बुजुर्ग बैठे होते हैं, इनको कैसे पता है। तो ये बात समझिए कि अगर आपको टाइम मिले तो आप जो वर्ल्ड ऑफ जिन का है, जिनों की अनदेखी दुनिया, वो लेक्चर ज़रूर सुने, और काला जादू और तावीज़ की हकीकत वो लेक्चर ज़रूर सुने। आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया होगा कि आपके इर्द गिर्द जितने ये नेक बुजुर्गान जो मौकेल का क्लेम और जो मौजज़ात और करामात का क्लेम करते हैं, ये एक्चुअली काले जादू में इन्वॉल्व हैं। और तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत लोग बेवकूफ़ बनते हैं, बहुत अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। अगर नबी को ये चीज़ें, जैसे मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर सादिया कोई आप ऐसा तरीका बता दें कि हमें पता चल जाए कि हमारे ऊपर काला जादू हुआ हुआ है या नहीं। तो मैं उनको हमेशा एक बात ये कहती हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं पता चला था, जब उनके ऊपर जादू हुआ था, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता चला था कि उन पे जादू हुआ है, जब तक कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उनको इन्फॉर्म नहीं किया। अगर नबी को नहीं पता चला तो आपको या मुझे कैसे पता चल जाएगा कि आपके ऊपर काला जादू हुआ हुआ है। तो ये बड़ी बहुत एक डार्क साइड है हमारी सोसाइटी की, क्योंकि औरतें बेवकूफ़ बनना चाहती हैं तो उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई है, औरतें
साइकोलॉजिकली बेवकूफ़ बनना चाहती हैं, तो इस किस्म के जो XYZ लोग होते हैं, ये औरतों को बेवकूफ़, ज़्यादातर औरतें ही बनती हैं बेवकूफ़, बंदे इतनी जल्दी काबू में नहीं आते। और जो काबू में आते भी हैं वो अपनी बीवियों, बेटियों या बहनों के चक्कर में काबू में आ जाते हैं। सो कोशिश ये करें कि नॉलेज लें, चीज़ों को समझें, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने नबी को नहीं दी, वो पावर आप फिर सोचें कि किसी और को नहीं मिल सकती। यानी ये जो गुनाहगार लोग हैं हमारे जैसे, या इर्द गिर्द हमारे जो लोग हैं, इनको इनको ये पावर कैसे मिल जाएगी। ठीक हो गया। सो ये आज की क्लास थी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। 5-5 हदीसें करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप फिर रिटेन करेंगे जो आपने पढ़ा है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हम इसी तरह वीकेंड पे 10 हदीसें करेंगे। तो साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए और याद करते जाइए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। हम जल्दी फारिग हो गए तो क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।